को बेहतर बता सकते हैं। पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन भी, इवन एमोक्सिसिलिन भी इतना इफेक्टिव है ही नहीं। क्यों इफेक्टिव नहीं है? अगेन बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। जो पहला हमारे पास डिस्कवर हुआ था पेनिसिलिन, वो आजकल किसी काम का नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस आ गई है लोगों में। ठीक है, कहने का मकसद, ये स्टोरी बताने का मकसद कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आदो हमें वे तो दिखा दिया कि एंटीबायोटिक्स कैसे बनाया जा सकते, लेकिन जो पहला उसने डिस्कवर किया था ये आजकल हमारे पास है, जिसको ट्राइमोक्साजोल कहते हैं, जो अच्छा इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा एक और आप सबको पता है ऑगमेंटिन के बारे में, जिसमें एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवलेनिक एसिड है। तो क्लेवलेनिक एसिड हम यूजुअली यूज़ करते हैं बैक्टीरियल रेजिस्टेंस से बचने के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया फाइट बैक करता है। आपको क्या लगता है कि वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है? ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। जब भी आप एंटीबायोटिक्स लेते हो तो ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया रेजिस्ट ना करे, उसको फाइट बैक करता है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम ऑगमेंटिन देते हैं, जिसमें एमोक्सिल प्लस क्लेवोलेनिक एसिड है। इसके अलावा क्या कहते हैं, कहाँ पे आपने नहीं देना, वही बात है। दो कभी भी एंटीऑर्गेनिज्म, दो डिफरेंट टाइप ऑफ सीरल और स्टेट इसमें इंफॉर्मेशन है कि कुछ एंटीबायोटिक्स जो छोटे उम्र के बच्चों को नहीं दी जाती, ये चीज़ भी रखनी चाहिए। जो मैं देखें बहुत कॉमनली लेते हैं। हमारे पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये एटलीस्ट 18 साल से कम वालों को नहीं देना चाहिए, उनका टेंडन रप्चर होता है। टेट्रासाइक्लिन 13 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना चाहिए, इनकी वजह से परमानेंट डिकलरेशन हो जाती है। अब ये देखिए, इसमें रेजिस्टेंस की बात नहीं आती, इसमें साइड इफेक्ट्स की भी बात होती है। हमने ये चीज़ भी देखी है कि एंटीबायोटिक्स की वजह से साइड इफेक्ट्स ना हो। अब हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स है जो आप लोग फूड के साथ लेना चाहिए, कुछ विदाउट फूड। एंटीबायोटिक्स कुछ हम विद फूड लेते हैं, कुछ विदाउट फूड लेते हैं। ये चीज़ भी, जैसे रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का क्या मतलब है कि आपने जो ड्रग लिया है उसको करेक्ट वे में, करेक्ट मेथड के थ्रू लिया है। देखिए, विद फूड एंटीबायोटिक्स जो विद फूड लिया जाता है उसमें आते हैं मेट्रोनिडाजोल, नाइट्रोफ्यूरेटाइन। जो एंटीबायोटिक एम्प्टी स्टोमक लिया जाता है उसमें आते हैं एम्पिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड फोस्फोमाइसिन, फेनिटोइन। अब ये चीज़ें, अब कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिनकी वजह से फोटो सेंसिटिविटी होती है। जब आप एंटीबायोटिक लेके बाहर निकलते हो तो ये चांसेस की फोटो सेंसिटिविटी हो, इस चीज़ को भी माइंड में रखना है। जिसमें हमारे पास टेट्रासाइक्लिन, जिनकी वजह से फोटो टॉक्सिसिटी होती है। कुछ हमें ये चीज़ भी रखना है कि कौन से एंटीबायोटिक सेफ है प्रेगनेंसी के दौरान। उसमें हमारे पास आते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ हो, वो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। अब एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, एंटीबायोटिक्स का एक अपना कोर्स होता है, यूजुअली कहते हैं 3 to 5 डेज या अप टू 7 डेज तक की गिनोर। वो कोर्स की अलग बात है, जैसे टीबी के ड्रग्स है उनका अलग कोर्स होता है। तो मैं एक एग्जांपल भी देना चाह रही हूँ। अभी रिसेंटली मेरी कोई जानने वाली कह रही थी कि मैंने कहा तुमने बच्ची, उसके बच्चे भी पैदा हो गए 4-5 मंथ के, मैंने कहा तुमने उसको अभी से एंटीबायोटिक दे दिया, तो कि नहीं बस मैंने सिर्फ 1 दिन या 2 दिन दिया, उसके बाद नहीं दिया। मैंने कहा तुमने और भी बुरा किया ये तो, क्योंकि 1 और 2 दिन देना ये तो और भी बुरी बात है। एक तो आप कोशिश करें एंटीबायोटिक्स ना ही दें, बच्चे अभी छोटे हैं, उनकी अपनी इम्यूनिटी डेवलप होनी चाहिए। इनकेस अगर एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं तो फिर उसका डोज लेना चाहिए, जैसे 3 दिन है, 5 दिन है। इसके लिए तो मजीद उसकी बॉडी में रेजिस्टेंस आ गई है। अब हमारे पास कुछ यहाँ पे कम्बिनेशंस है कि किस तरह एंटीबायोटिक्स देना चाहिए। सम रेशनल यूज एडवाइस। जब नमूनिया होता है इन्फेंट को, ठीक है, इसको हमने, जब इन्फेंट को सिवियर नमूनिया होता है, इन्फेंट को हमें जो ड्रग देनी है वो IV बेंजाइल पेनिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन। देखिए, आल्दो एंटीबायोटिक्स का 2 डिफरेंट क्लास वालों को कभी भी साथ नहीं देना या सेम क्लास, लेकिन कुछ कम्बिनेशन हमारे पास रेशनल होती है। सीवियर नमूनिया के केस में बेंजाइल पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन साथ में देना है। 2 मंथ to 5 ईयर बच्चों को बेंजाइल पेनिसिलिन एंड क्लोरामफेनिकोल देना है। जब सिंपल नमूनिया हो, ठीक है, इन्फेंट्स को सेप्ट्रॉन DS, जिसको कोट्राइमोक्साजोल कहते हैं, ठीक है, कोट्राइमोक्साजोल देना चाहिए। क्या कहते हैं, चिल्ड्रन को BD में। उसके बाद जब नमूनिया नहीं हो, सिर्फ कफ एंड कॉमन कोल्ड है, तो एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो तो हमने देने एम्पिसिलिन एंड
जेंटामाइसिन। जो आखिरी पॉइंट है, हमेशा जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिया है, ठीक है, उसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स को यूज़ नहीं करना है। और जब भी डॉक्टर्स की कम्बिनेशन वाइजली यूज़ करें। जब भी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट होती है उस केस में देखना है, ठीक है, प्रॉपरली देखना है। और अगेन इस तरह के कंटिन्यू मेडिकल सेमिनार होना चाहिए ताकि इन चीज़ों के बारे में डिस्कस होता रहे। और हमेशा एज ए आप लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल पेशेंट्स को यही इंस्ट्रक्ट करना है कि अपनी एंटीबायोटिक की जो डोज है वो प्रॉपर ले लें। तो आप में से और कोई चीज़ कोई कंफ्यूजन बच्चे में हो सकता है रेजिस्टेंस आ गया, लेकिन उस रेजिस्टेंस से बचने के लिए हमारे पास है, जैसे हमारे पास तेजोबैक्टम है, ठीक है, टेंजो है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास तेजोबैक्टम है। तेजोबैक्टम स्पेशली यूज़ ही करते हैं एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। पिप्रसलिन एंड तेजोबैक्टम हमारे पास यूज़ होता है। ये जो तेजोबैक्टम यूज़ होता है कि जो अब बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कैसा करते हैं सर, आप खुद माइक्रो के आपको पता है केमिकल रिलीज करता है जिसको बीटा लैक्टेमेस एंजाइम कहते हैं। कि वो एंजाइम क्या करता है, जो हमारे पास एंटीबायोटिक है उसकी केमिस्ट्री को चेंज करता है, उसके सेलुलर को, उसके जो साइकिल है उसको ब्रेक करता है। तो उस केस में जो मैं देख रही होती हूँ, जब भी रेजिस्टेंस होते हैं इस केस में फिर बहुत ही काफ़ी एक्सपेंसिव इंजेक्शन होता है, टेंजो देते हैं, मेरोपिनम वगैरह देते हैं, ये एंटीबायोटिक्स देते हैं। इन केस अगर उनको दोबारा होता है, नहीं अगर दोबारा और फिर उन फर्स्ट जनरेशन से देखें, अगर ना हो इन केस तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। वैक्सीनेशन की बात होती है, जब भी बच्चे दुनिया में आते हैं तो वैक्सीन प्रॉपर्ली लगाएं, हाइजीन का ख्याल रखें, ठीक है। और फिर अपनी बॉडी को हील होने के टाइम में अगर कोई बीमार होता है तो एक पेड़ उसी दिन नहीं जाना, 1-2 दिन में हील होने के बाद वायरल हो तो इनके 2 से 3 दिन हो जाते हैं, देन आप जाके स्टार्ट करें। हमारे एरिया में जो मोस्टली बहुत इन्वेस्ट होती है डायरिया और रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, और मोस्टली रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन और डायरिया तो एंटीबायोटिक्स के बिना ही ठीक है। तो मोस्ट कॉमन हमारे एरिया में जो डिसीज होती है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है। डायरेक्टली अपने अलग तरह के ORS वगैरह में प्रोबायोटिक्स हमें लेना है। तो बाकी हमारे एंटी मोटेलिटी ड्रग्स है डायरिया में जो कम करने के लिए, उसमें एंटीबायोटिक्स लेने की क्या जरूरत है। एंटीबायोटिक्स उल्टा डायरिया करवाते हैं, उनका साइड इफेक्ट है कि हमारे इंसान बॉडी में कुछ गुड बैक्टीरिया जिसके नॉर्मल फ्लोरा, हमारी बॉडी के अंदर कुछ गुड बैक्टीरिया भी, एंटीबायोटिक्स की वजह से गुड बैक्टीरिया भी किल होता है। तो इसका जो आप जो कह रहे हैं ना, हम किस तरह इस चीज़ से बचें, पहले तो प्रिवेंशन है, वैक्सीनेशन प्रॉपरली, इसके अलावा फूड वगैरह सही लेता कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। और जब भी कोई बीमारी हो तो फ़ौरन आप वैक्सीन करना आगे 1-2 दिन को दे, अगर फिर आपकी रिकवरी नहीं होती देन आप जाके इसको चेक कर खा सकते, देख सकते हैं उसमें डॉक्टर खुद ही जो भी आपको प्रिस्क्राइब करे। कभी कभार पेशेंट खुद भी मतलब चाहते हैं, जैसे मैंने सुना है कि गवर्नमेंट में नर्सेज बताती है कि मशीन से आते हैं और जब तक उनको टीका ना लगे वो वापस नहीं जाते, हम इतने दूर से हमें टीका लगाओ हम ठीक करेंगे। ये और भी बुरा डायरेक्ट को IV जाते हैं, हमें टीका लगे IV में, जब तक उनको IV में ना लगे उनको लगता नहीं है कि हम ठीक हैं। वो भी सही कह रहे हैं, जो छोटे मोटे एंटीबायोटिक तो करना तरीका क्या है। एलर्जिक रिएक्शन हो के डेथ भी बहुत होती है, ये भी बड़ा कॉमन। चलिए एलर्जिक रिएक्शन से होती है, आल्दो ये रेस्ट ऑफ एंटीबायोटिक से बाहर आ रहा है, लेकिन